क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर इन्वर्जन, विथ रेफरेंस टू व्हाट टेम्परेचर इन्वर्जन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, बताइए सही चीज़ क्या है। पहला स्टेटमेंट टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर इन पोलर रीजन, बिल्कुल सही है कि नीचे का टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, अपने पास एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट। कौन सा रेट? नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट में क्या बोलता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। क्या होते जाता है? टेम्परेचर कम होते जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर कम होते जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। बट इसका जस्ट उल्टा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होते जाएगा, ओके, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ऐसा कब होगा? पोलर रीजन में। पोलर रीजन में क्या होता है, नीचे का सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। दैट इज हम लोग ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड, इट इज़ अ रीज़न फॉर दी पुअर एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग विंटर, बिल्कुल सी है। विंटर के समय क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या हो, नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो नीचे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, एयर का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो एयर जो होती है वो कहाँ से फ्लो करती है ना, फ्रॉम लो प्रेशर, सॉरी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बट टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एयर क्वालिटी पुअर होती है विंटर के समय ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके, कि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे भी सोच सकते हैं, टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे ये मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए स्मॉग दिखने को मिलता है दिल्ली के समय, मतलब दिवाली के समय ज़्यादा दिखने को मिलता है ये। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स दी प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज इन द माउंटेन रीजन, माउंटेन एरिया, क्योंकि बिल्कुल सही है। देखो माउंटेन एरिया में ये फ्रॉस्ट जमने से बचाता है। कैसे बचाता है, देखो ये बार यहाँ पर क्या हो गया, माउंटेन हो गया, इस माउंटेन के ऊपर में अपने पास क्या है, पेड़ है। माउंटेन के ऊपर में अपने पास क्या है, पेड़ है। ठीक है, इस माउंटेन के पास अपने पास पेड़ है। ओके, तो क्या होगा, नीचे का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो नीचे का टेम्परेचर कम होगा, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर की वजह से ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं बनेगा। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, हमको करेक्ट पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में हमसे बताना है, हमको बताना है कि करेक्ट क्या है। इट इज़ द थिनेस्ट एट मिड ओशियन रिज एंड रिफ्ट वैली, बिल्कुल सी है। पहला से लिथोस्फीयर क्या होता है, जो मिड ओशियनिक रिज होते हैं, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज हो गया, वहाँ पे क्या होते हैं, थिन होते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे से माग्मा ऊपर जाता है इसीलिए। और रिफ्ट वैली नीचे से जब क्या होता है, फट जाता है ना जो लैंड, उसी की वजह से क्या होता है, रिफ्ट वैली बनते हैं। तो रिफ्ट वैली के अंदर और मिड ओशियनिक रीजेस के अंदर क्या होता है, ये थिन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लैंड दूर दूर जा रहे हैं। दिस आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 63rd नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसके बारे में हमको पूछा क्या है, चीज़ें देखिए उसके बाद आंसर बताइए। पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड लो मोर्टिलिटी। नो, जो फर्स्ट स्टेज है उसके पास हाई फर्टिलिटी भी होती है, फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, मोर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, फर्टिलिटी रिमेन हाई थ्रू आउट द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, नहीं नॉट थ्रू आउट। ठीक है, फर्टिलिटी इनिशियली ज़्यादा होती है, बट धीरे धीरे फर्टिलिटी क्या होनी चाहिए, कम हो जाती है। इनिशियली फर्टिलिटी इज़ हाई, बट धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाती है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 64th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? पहला स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द एरियाज क्रॉस्ड बाय एंटी ट्रेड विंड्स। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी ट्रेड विंड है, इससे कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड विंड, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर फाउंड इन द एरिया विच आर क्रॉस्ड बाय ट्रेड विंड्स। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर ड्यू टू देयर कॉन्टिनेंटलिटी। ये बिल्कुल सही है। जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास वाइड रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर होता है। मिड लैटिट्यूड मतलब बीच में जो आते हैं, कैसे, मिड लैटिट्यूड मतलब ये वाले एरिया में जो डेजर्ट होते हैं ना,
इन रीजन में जो डेजर्ट होते हैं उनका क्या होता है, हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो गोबी डेजर्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड, वार्म ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट्स, नॉट वार्म ओशन करंट, दिस आर कोल्ड ओशन करंट्स। जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, जैसे कि सहारा हो गया, ये सहारा है सपोज, यहाँ पे अगर यहाँ पे सहारा है, सहारा डेजर्ट यहाँ पे है, तो क्या होता है इसके जो वेस्ट में ना, सॉरी हाँ, इसके वेस्ट में क्या है, कोल्ड विंड्स, जो कोल्ड करंट्स होते हैं, उसी की वजह से क्या बना यहाँ पे, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, ये मॉइस्चर नहीं होता, बारिश नहीं होती, इसीलिए डेजर्ट बन गया, इसीलिए हमने बोला कि जो वार्म करंट वार्म करंट, कोल्ड करंट जो होते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट मतलब जो हमारे पास सहारा डेजर्ट है, कोस्टल डेजर्ट है, समुद्र के किनारे है, इसीलिए बोला कोस्टल डेजर्ट। डेजर्ट बना क्यों, डेजर्ट इसलिए बना कि वहाँ बारिश नहीं हुई। बारिश क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो करंट था, जो वाटर करंट था, वो कैसा था, कोल्ड था। कोल्ड वाटर करंट जो होता है वो वेपराइज नहीं कर सकता वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वेपराइज नहीं हुआ वाटर मॉलिक्यूल तो क्या नहीं बना, क्लाउड नहीं बना तो बारिश नहीं हुई तो डेजर्ट बन गया। सो कोल्ड करंट नॉट वार्म करंट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट। तो तीसरा गलत हो जाएगा, हमसे इनकट पूछा गया है, इनकट हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 3 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्कार्पिंग पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी, रिसेंटली न्यूज़, ये करंट अफेयर्स में था, अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था, है ना, इसीलिए इसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब जो चीज़ न्यूज़ में होती है, वो न्यूज़ में क्या है ये नहीं पूछ सकते थे, बताओ भाई तुमने जो न्यूज़ पढ़ा है उसका क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। जो व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, फैक्चुअल डाटास पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में क्या पूछा जाता है, जो गंभीर से जो डिबेट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द पॉलिसी प्रपोजेस टू डी रजिस्टर्ड बोथ कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स। बिल्कुल सही है, ये व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी है वो क्या करती है, डी रजिस्टर्ड करती है। किसको किसको डी रजिस्टर करती है, कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल दोनों को डी रजिस्टर करती है। तो पहला स्टेटमेंट सी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, अ रजिस्टर्ड व्हीकल स्कार्पिंग फैसिलिटी विल बी सेट अप थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। नो, a registered vehicle scrapping facility will be set up through public and private participation। बिल्कुल सही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से क्या करेंगे, एक व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी क्या बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पहले तो ये बात बताओ, ये जो स्कार्पिंग पॉलिसी का मतलब समझ क्या आता है यार। स्कार्पिंग पॉलिसी मतलब जो पुराने, जो खराब, जो ऑब्सोलीट ऑटोमोबाइल्स हैं उनको चेंज कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करना है, उनको मॉडर्न एंड न्यू व्हीकल्स रिप्लेस करना है। जिससे क्या होगा, जिससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, नए जॉब्स बनेंगे, क्योंकि नए गाड़ी बनाने से नए जॉब्स आएंगे और नए कार की डिमांड जनरेट होगा। इसीलिए हमने बोला व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी जो लॉन्च हुआ था वो इसी को देख के लॉन्च हुआ था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द पॉलिसी कंसिडर्ड अ व्हीकल एज स्कार्प ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज। बिल्कुल, स्कार्प मतलब कचरा कौन सा चीज़ है, कचरा वो चीज़ है जो कि बहुत पुराना हो गया है। ऐसा कौन बोलता है, द व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी बोलता है। करेक्ट पूछा हमसे, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अरे सही हो जाएगा यार। 66 क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, पॉल्यूशन चेंज इन एन एरिया, ओके, पॉल्यूशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द सोशल अपलिफ्टमेंट। बिल्कुल सही है, अगर वहाँ पे सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है ना, अगर वहाँ पे सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल पॉपुलेशन चेंज होगा कि नहीं होगा वहाँ पे, बिल्कुल होगा। दूसरा, बर्थ एंड डेथ रेट आर दी ओनली, यार जहाँ पे भी ओनली, ऑल, ऑलवेज, नेवर एंड एब्सोल्यूट, ऐसे एब्सोल्यूट वर्ड जहाँ जहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है अपने को, कि यहाँ पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ पे ये गलत ही है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो कि अपने को याद होने चाहिए, अपने को दिमाग में होने चाहिए, तभी जाके हमारे पास सारे क्वेश्चन सही होता है। कि प्रीलिम्स में फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एलिमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ओनली जो एलिमिनेशन का मेथड है और फैक्ट्स रिमेंबरिंग, दो की कॉन्सेप्ट, दो की तरीके हैं जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। पहला है फैक्चुअल रिमेंबरिंग एंड सेकंड इज द एलिमिनेशन टेक्निक। नॉट ओनली एलिमिनेशन से आप एलिमिनेट तो कर सकते हो बट क्वालिफाई नहीं कर सकते प्रीलिम्स। जो पहले लोग बोलते थे ना एलिमिनेशन टेक्निक से हम क्या कर सकते प्रीलिम्स, वो पहले के ज़माने का टेक्निक था। अब क्या हो चाहिए, एलिमिनेशन के साथ साथ फैक्ट जो रिमेंबर होने चाहिए, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सी पर सी में दो तरीके और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि डेथ हो गया, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। ये भी क्या है, पॉपुलेशन चेंज का एक तरह का कंपोनेंट है।
तीसरा स्टेटमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। यार समझ के देखो थोड़ा सा, डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया है, इंडिया ज़्यादा तेज़ी से अपना पॉपुलेशन डबल करेगा कि यूएस जो कि डेवलप्ड है इंडिया करेगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, वन ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यार मैंने क्या गलती कर दिया, हाँ डेवलप कंट्रीज टेक मोर टाइम, हाँ यार बिल्कुल सही है, टाइम बोला ना, हाँ तो हम कम समय में डबल करेंगे और डेवलप कंट्रीज ज़्यादा समय में डबल करेंगे, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहला, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद इन द ट्रोपोस्फियर। अभी तो हमने देखा कि इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर्स। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वर्टिकल कन्वेक्शन टेक प्लेस इन दी स्ट्रेटोस्फियर। जो वर्टिकल कन्वेक्शन होता है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि स्ट्रेटोस्फियर में नो वर्टिकल कन्वेक्शन, एक फैक्ट है जिसको इंपॉर्टेंट है, नो वर्टिकल कन्वेक्शन टेक प्लेस इन दी लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ओके, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, क्लाउड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इन दी मीजोस्फियर। बिल्कुल सही है, क्लाउड फॉर्मेशन हो सकते हैं मीजोस्फियर के अंदर, और स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी क्या देखने को मिलता, कन्वेक्शन करंट देखने को नहीं, वर्टिकल कन्वेक्शन देखने को नहीं मिलता। क्लाउड फॉर्मेशन मीजोस्फियर में हो सकता है, मीजोस्फियर में बिल्कुल हो सकता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, दी अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ आयन विद इन द स्ट्रेटोस्फियर। नहीं भाई, आयन कहाँ होगा, थर्मोस्फियर के अंदर ही एक लेयर होती है आयनोस्फियर, जिसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। सो इट इज़ इन दी लेयर ऑफ थर्मोस्फियर। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे लेयर होते हैं। सबसे नीचे में क्या होगा, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर में क्या होगा, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के ऊपर में क्या होगा, थर्मोस्फियर। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच में, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रोपोपॉज। ठीक है ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इस तरह का ग्राफ होगा, यहाँ पे इधर से इधर क्या बताएगा, इस तरफ टेम्परेचर होगा और इस तरफ हाइट्स होगा फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब देखते हैं, अगर जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर की तरफ जाते आते हैं तो टेम्परेचर होता है वो कम होते जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होते जाता है, फिर थोड़ी देर तक क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ते आता है क्योंकि अब सन के पास जा रहे हैं। ठीक है, फिर टेम्परेचर जब स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर की तरफ आते हैं तो फिर टेम्परेचर क्या होता है, कम होते आता है, कम होते आता है, कम होते आता है, कम होते आता है, ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ओके, ये -40 अराउंड है, ये -40 के अराउंड, ये -100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो उसके बाद जब ट्रोपोस जैसे ही मीजोपोस हम पार करते हैं, ये जो टेम्परेचर थर्मोस्फीयर में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो एक फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड देन ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नो वर्टिकल कन्वेक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे कोई भी वर्टिकल कन्वेक्शन देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे होंगे, मीजोस्फीयर के अंदर, मीजोस्फीयर के अंदर क्या क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके, आयंस कहाँ पाए जाते हैं, आयंस होते हैं थर्मोस्फीयर, यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, थर्मोस्फीयर में आयंस पाए जाते हैं। एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर की लेयर, और यहीं पे क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। आयनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द थर्मोस्फीयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज क्लाउड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इन मीजोस्फीयर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मेल खाता है, लोकल विंड एंड नेचर ऑफ द विंड। ठीक है, लोकल विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चिनूक्स की, किसकी, चिनूक। तो चिनूक क्या है, चिनूक कहाँ पे देखने को मिलेगा, पहले तो बताओ। चिनूक जो होता है रॉकी माउंटेन के अंदर देखने को मिलता है, रॉकीज़। ठीक है, जो रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वहाँ पे देखने को मिलते हैं चिनूक। ठीक है, अब ये कहाँ पे देखने को मिल गया पता चल गया। अब किसी नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, लोकेशन देखेंगे, नेचर देखेंगे। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, ये वार्म होता है, गर्म होता है, और ये ड्राई विंड होता है, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये बारिश कस नहीं करता है, चिनूक। उसके बाद दूसरा है बोरा,
जो बोरा है वो बोरा कहाँ पे देखने को मिलेगा? बोरा देखने को मिलता है अपने को इटली, जो एड्रियाटिक रीजन है। एड्रियाटिक रीजन मतलब जो इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, ये जो रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग एड्रियाटिक रीजन। अब इस एड्रियाटिक रीजन में क्या देखने को मिलता है अपने को? बोरा, विच इज़ अ लोकल विंड। ट्रेड विंड तो सबने सुना है, बट ये लोकल विंड्स है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन, लोकल के ऊपर कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर ही पाया था। जैसे कि बोरा एड्रियाटिक रीजन में पाया जाता है, और इसका नेचर कैसा होता है? ये कोल्ड होता है, ड्राई होता है। कोल्ड होता है, ड्राई होता है। कोल्ड मतलब ठंडा होगा, और ड्राई मतलब बारिश कज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होगा कोल्ड एंड ड्राई। उसके बाद तीसरा है पुंगा और पुरगा। पुरगा कहाँ पे होता है? पुरगा इज ए लोकल विंड विच इज सीन इन विच रीजन? पुरगा इज ए लोकल विंड, ओके, ये साइबेरियन रीजन में देखने को मिलता है। साइबेरिया मतलब जो मंगोलिया वाला रीजन है ना, जो मंगोलिया और साइबेरिया वाला रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ये विंटर्स के समय देखने को मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। ये ब्लिज़ार्ड मतलब इतना कड़ा करता है कि पानी ऊपर से पेड़ से गिरने से पहले ही जम जाता है, ओके। सो इट इज़ अ लोकल विंड। उसके बाद संटाना। संटाना एक तरह का हॉट विंड है। संटाना क्या है? एक तरह का हॉट विंड है। संटाना इज अ टाइप ऑफ हॉट विंड। और ये कहाँ पे बहता है? ये कहाँ पे, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना लू, लू इज़ अ टाइप ऑफ हॉट विंड, उसी तरह संटाना एक तरह का हॉट विंड है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलता है, साउदर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? साउदर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। कौन से सीजन में देखने को मिलता है? ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया कैलिफोर्निया। तो मतलब वो उसीलिए तो सबसे ज़्यादा विंटर में ही जाते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कोई भी विजिट करने आता है, टूरिस्ट जो जाते हैं कैलिफोर्निया, वो कब जाते हैं? विंटर सीजन में जाते हैं। क्यों भाई? विंटर सीजन है, कैलिफोर्निया, ठंडी मौसम होगा तो आदमी जम जाएगा, क्यों जाएगा वहाँ पे टूरिस्ट? नहीं। अगर ठंडी मौसम है, टूरिस्ट इसलिए जा रहे हैं कि जो यहाँ पे संता आना है, वो क्या कर रहा है? वो जो गर्म हवा आती है ना, उसकी वजह से जो माहौल होता है वो बहुत बढ़िया बन जाता है। इसीलिए जो टूरिस्ट होते हैं वो मोस्टली विंटर्स में जाते हैं कैलिफोर्निया, ओके। तो यहाँ पे संता आना जो होता है कहाँ पे मिलेगा? कैलिफोर्निया वाले रीजन में। कैलिफोर्निया मतलब जो सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, कैलिफोर्निया, ओके। तो यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा सही है। चिनूक्स वार्म एंड ड्राई विंड, सही बात है। एंड बोरा कोल्ड एंड ड्राई विंड, ये भी सही बात है। पुरगा कोल्ड विंड, ये भी सही बात है। संटाना हॉट विंड, ये भी सही बात है। तो हमसे पूछा क्या है? करेक्ट 1 2 and 3 1 2 3 4 ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, सो आंसर इज डी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. If earth stop rotating then the pressure increase in the subtropical high pressure belt. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा यार। तो समझो, ये यहाँ पे बोल रहा है अर्थ रोटेट करता है, तो जो प्रेशर बनता है वो क्यों बनता है? इट इज़ ड्यू टू द डायनेमिक मोशन। अगर अर्थ रुक जाएगा घूमना, एक तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मान लिया कि अर्थ क्या होगा? घूमना बंद कर दिया, तो जो प्रेशर होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, वो क्या हो जाएगा? बोल रहा है इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई, प्रेशर होगा ही नहीं, कि जो प्रेशर इंड्यूस हो जाता है यहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इंड्यूस होता है। इट इज़ अ डायनामिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट, ओके। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी, इट इज़ अ डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, ओके। तो ये डायनामिकली इंड्यूस है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इट इज डायनामिकली इंड्यूस मतलब ये है अर्थ की मोशन की वजह से ये आ रहा है। अर्थ मोशन ही नहीं करेगा तो ये प्रेशर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ऑप्शन की इंक्रीज हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, यहाँ पे ये होगा ही नहीं, ओके। दूसरा स्टेटमेंट, इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देन द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट विल सीज टू एग्जिस्ट। ये क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, जैसे कि हम बात करेंगे तो ये पोलर रीजन में पाया जाता है। पोलर रीजन में पाया जाता है। लो प्रेशर क्यों है? कि यहाँ पे एयर क्या होता है? राइज करते हैं, यहाँ से एयर क्या रहता है? राइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर। और यहाँ पे राइज नहीं कर पाएगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया। हमसे पूछा है करेक्ट बताइए, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज बी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या बताना है अपने को? चीज़ें बतानी है। ये न्यूज़ में था, किस अगस्त 2021 में ये न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन आया है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ पूछा है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द लीडिंग लाइट ऑफ द कृष्णागर स्कूल ऑफ आर्ट। यार पहले बात बताओ, अबिंद्रनाथ टैगोर कहाँ से थे? नॉट रविंद्रनाथ और नॉट अरविंद्रनाथ। अबिंद्रनाथ टैगोर थे बंगाल के, तो बंगाल में है तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट होगा, कृष्णागर स्कूल ऑफ आर्ट होगा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट होगा। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ही हेल्प्ड शेप द मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड वॉज द क्रिएटर ऑफ द आइकॉनिक भारत माता, है ना। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भारत माता की जो पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी? अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या है? यहाँ पे पहला है, ए ओनली, मतलब 1 ओनली इज इनकरेक्ट, ठीक है।
नाउ 71st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट नाम से ही काम समझ आता है, माइक्रो मतलब छोटा, क्लाइमेट मतलब वातावरण, ठीक है। तो छोटा वातावरण मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, छोटे एरिया में होगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है द डायमेंशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोबिलिटी एंड डिस्पर्सल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यार सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनिज्म है, एक आदमी है, जहाँ तक वो जीता है उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। जितना घर उसका बड़ा है उतना बड़ा को बोलेंगे कि माइक्रो क्लाइमेट। अगर ये ज़्यादा घूम के जीता है तो क्या बोलेंगे, इसका माइक्रो क्लाइमेट बड़ा है। तो इसका जो डायमेंशन है क्या, इसके इंडिपेंडेंट होगा मोबिलिटी और डिस्पर्सल के, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस मोबिलिटी, जहाँ तक वो जाता है वो एरिया उसका क्या हो गया, माइक्रो क्लाइमेट। एक गाय बैल होता है, जहाँ तक वो चढ़ता है उस एरिया क्या बोलते हैं, उसका माइक्रो क्लाइमेट। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे होगा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मोबिलिटी एंड डिस्पर्सल कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा। जब पहला हमारे पास गलत हो गया तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए, सी और डी को, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सही तो होगा ही होगा, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी। लेकिन समय जब प्रीलिम्स में नहीं होता है समय, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, पहला गलत तो सब गलत, तो आंसर हो जाएगा बी, और दूसरा तीसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो पढ़ लेते हैं अभी। प्रेजेंस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स डायरेक्टली अफेक्ट द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है यार। जैसे कि कोई एनिमल है, वो अगर एक पहाड़ एक मतलब एक जियोग्राफिकल फीचर समझ जाता है, एक एनिमल है जो कि एक टापू में फंस गया। अब वो टापू में फंस गया तो जो उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होगा, मतलब जो माइक्रो क्लाइमेट होगा, वो बस वो टापू भर होगा। टापू से ज़्यादा थोड़ी दूसरे टापू में चला जाएगा, तो उसका जो माइक्रो क्लाइमेट है वो आइलैंड हो जाएगा बस, ठीक है। लेकिन यही तो बोल रहा है कि जियोग्राफिकल फीचर, जैसे कि हमने बोला समुद्र है, वहाँ पे जियोग्राफिकल फीचर, समुद्र को पार करके वो नहीं जा सकता, तो दूसरा इसीलिए सही हो जाएगा। तीसरा, अर्बन हीट आइलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। बिल्कुल सही है। अर्बन हीट आइलैंड मतलब जो जो कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से जो अपने पास जो अर्बन बॉडीज़ हैं, जो शहर हैं, उनके में क्या होता है, उनकी जो ज़मीन होती है वहाँ पे मिट्टी एक्सपोज नहीं होती है, तो वहाँ पे जो कॉन्क्रीट के जो रोड्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्बन हीट आइलैंड डेवलप होते हैं वो माइक्रो क्लाइमेट है। क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ लोग होते हैं जो क्या बोलेंगे, कुछ प्लांट्स होते हैं उससे दूर जा ही नहीं पाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं उससे दूर जा ही नहीं पाते, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाते उस क्लाइमेट को, क्योंकि उस क्लाइमेट पे वो जो अर्बन हीट आइलैंड की जो क्लाइमेट है उसमें रह कि वो अडेप्ट हो चुकी है, इसलिए वो दूसरी जगह पे जा ही नहीं पाते। दैट्स वाई अर्बन हीट आइलैंड एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। तो ये और ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 72nd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको एक स्टेटमेंट बता दिया है और पूछा है कि ये कौन सा क्लाउड है, ये बताइए। दिस क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क ग्रे, है ना, in color. They form at the mid-level atmosphere or very near to the surface of the earth. They are extremely dense, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, ऑपेक होते हैं, मतलब राइट इनके से आर पार नहीं होती है। ओके, टू द रे ऑफ द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज। कौन से क्लाउड इसमें पैसेज में डिस्क्राइब किए गए हैं। देखो सबसे पहले तो सीरस क्लाउड की बात करते हैं। ये जो निम्बस क्लाउड होगा, ये निम्बस क्लाउड मतलब जो बारिश का करते हैं, जो हम लोग सबसे ज़्यादा बारिश के समय देखते हैं, ठंडी मौसम मतलब बारिश के मौसम में जो काले बादल छाए जाते हैं उसको बोलते हैं निम्बस क्लाउड। उसमें से बहुत पास लगते हैं ना, इसलिए बोला कि मिड लेवल एटमॉस्फेयर में बनते हैं, और ये डार्क कलर के होते हैं, और जब ये छा जाते हैं पूरे बादल के तो पूरा अंधेरा कर देते हैं, क्योंकि लाइट इसमें से पास नहीं हो पाता है। निम्बस क्लाउड सबसे डेंजरस क्लाउड होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बारिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तब भी स्टेटमेंट देखते हैं सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड कैसे क्लाउड होते हैं, सीरस क्लाउड ऐसे क्लाउड होते हैं जो कि आसमान में, ठीक है ना, जो हाई एलिवेटेड बहुत ज़्यादा ऊंचे बादल में होते हैं, इससे सफ़ेद दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, पंख के फैदर्स अपीयरेंस है ना, फैदर के जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, पंख के जैसे दिखते हैं। सो दे लुक्स लाइक फैदर्स, ठीक है ना, जो पक्षी के पंख होते हैं उसके जैसे दिखते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर होते हैं, एकदम सफ़ेद दिखते हैं। और जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं थोड़ा शरीर जो ज़मीन के पास होते हैं, तो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े दिखते हैं और ये डार्क कलर के होते हैं। ओके, उसके बाद क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस मतलब बल्क में, कॉटन जैसे, ठीक है ना। सीरस फैदर जैसे, कॉटन जैसे जो होते हैं, रुई के जैसे, जो बड़े गुच्छे जैसे होते हैं ना, रुई के जैसे, उसको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। उसमें ज़्यादा क्या है, उसमें ये क्यों एग्जिस्ट इन पैचेस, ठीक है ना, ये एक साथ हैं, इसीलिए इनमें से बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ये अपने पास कॉटन के जैसे क्यों दिखते हैं, क्यूमुलस क्लाउड लुक्स लाइक कॉटन बिकॉज ऑफ वाटर। ये जम चुके हैं जो कि बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। जब ये नीचे आते आते जो बर्फ़ होता है पिघलते आता है ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसीलिए बारिश हो जाती है। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है निम्बस, जो हमने देख लिया, निम्बस जो और एक्सट्रीमली डेंस। अगर कहीं पे भी एक वर्ड आ जाए एक्सट्रीमली डेंस, तो आंख बंद करके हमको क्या लगा देना है उसमें, निम्बस क्लाउड। और कहीं पे भी वर्ड आ जाए फेदर लाइक पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सीरस क्लाउड। और कहीं पे भी एक क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन आ जाए उसमें बोला कॉटन लाइक अपीयरेंस, तो क्या बोलेंगे, क्यूमुलस क्लाउड। उसके बाद स्टेटस का मतलब है लेयर, स्टेटा मतलब होता है लेयर के फॉर्म में होंगे तो क्या बोलेंगे, स्टेटस क्लाउड बोलेंगे। और ये क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, और ये यूनिफॉर्म लेयर में
लकी लकी जैसे होते हैं, इसलिए हम क्या बोला, स्टेटस क्लाउड बोला, ठीक है। निम्बस मतलब एक्सट्रीमली डेंस, एक्सट्रीमली डेंस, एक्सट्रीमली डेंस, और स्टेटस मतलब लेयर की फॉर्म में। 73rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर? हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। आपको बताइए, आपको बताना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, कंडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब हमने बोला जो सपोज यहाँ पे ज़मीन है, सपोज ये ज़मीन है, ज़मीन पे गर्म हुआ, ज़मीन गर्म हुआ, ज़मीन की वजह से क्या होता है, जो ट्रोपोस्फियर होता है धीरे धीरे क्या होता है, कंडक्शन की वजह से ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म? कंडक्शन की वजह से गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म? कंडक्शन की वजह से गर्म होता है। क्यों होता है गर्म? कंडक्शन की वजह से। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही हुआ। कंडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ व्हाट? हीटिंग ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो पहला सही हो गया, पहला सही हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया सही। दूसरा स्टेटमेंट, द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फियर। यार यहाँ पे जहाँ पे ये ओनली, ऑल, एबव, सॉरी ऑलवेज, नेवर, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं, और एब्सोल्यूट वर्ड, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यूपीएससी ने ये सोच के रखा, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन 99% ये चांसेस है कि जहाँ पे ओनली, नो, नेवर, ऑलवेज ये जो आए वो गलत होगा। तो यहाँ पे ये गलत ही है, ठीक है ना। एक्सेप्शन को अपने दिमाग में होना चाहिए, बाकी यहाँ पे गलत है, क्योंकि कन्वेक्शन, जो कन्वेक्टिव ट्रांसफ़र होती है हीट एनर्जी की, ये ट्रोपोस्फेयर के अलावा और कहाँ कहाँ होती है? ये ट्रोपोस्फेयर के अलावा और कहाँ कहाँ होती है ना। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ये जो था ये एक्सेप्शन था, मैंने जल्दी में यहाँ पे गलत कर दिया। ये यहाँ पे ओनली जो है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पे ये सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सही है, कि जो कन्वेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, हमने बोला नहीं, जो ट्रांसफ़र है कंडक्शन थ्रू मॉलिक्यूल्स और थ्रू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और जो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र है उसी पर सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर कैन लीड टू रिडक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे किसको? सनलाइट को, ठीक है। ये क्या कर देंगे, सनलाइट को वापस से स्पेस में फेंक देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा हीटिंग को, कि जो सनलाइट वापस चले गए वो क्या करने वाले थे, वो अर्थ को क्या करने वाले थे, हीट करने वाले थे, लेकिन अब वो चले जाएंगे तो अर्थ को हीट नहीं करेंगे, मतलब जो टेम्परेचर हो जाएगा कम हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट बताइए, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 and 3, दैट इज डी ऑप्शन। नाउ 74th क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू सैंड ड्यूज, रेत के जो कीले होते हैं, अलग अलग तरह के जो होते हैं, उनके हमको बताना है कि कैसे होते हैं। तो पहला है बारचंस। बारचंस कैसे होते हैं? बारचंस होते हैं ऐसे, कैसे? ऐसे। तो बारचंस के बारे में हमको क्या बोला है, कि बोला है दे ओके, पॉइंट्स और विंग्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द विंड डायरेक्शन। नहीं, जो उनके जो पॉइंट्स होते हैं और जो विंड्स होते हैं, ये जो होते हैं ना विंग्स, जो कि विंग्स है ना, वो कैसे होते हैं? अवे फ्रॉम द विंग डायरेक्शन, ठीक है ना। जो विंड्स आ रही है उसके अपोजिट होते हैं, जो ये पॉइंट होता है ना। सपोज मैंने बोला ये बारचंस हैं, ठीक है, ये बारचंस हैं, तो इसकी जो ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है किसका? पॉइंट और विंग्स आर डायरेक्टेड, ये जो पॉइंट है इसके अंदर, ये पॉइंट है और विंग्स है डायरेक्टेड अपोजिट। यहाँ से अगर क्या आ रहा है, हवा आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर विंड का डायरेक्शन है तो इसका जो पॉइंट है और जो इसका विंग्स है उनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। रेत के जो टीले होते हैं इस तरह का, जो बारचंस हैं उनका जो डायरेक्शन होता है, जो पॉइंट होता है, जो विंग्स होते हैं, उनके डायरेक्शन होते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड होता है। तो पहला हो जाएगा गलत। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट। जब पहला गलत हमने क्या कर दिया, ए और डी को एलिमिनेट कर दिया, और तीसरा दोनों में कॉमन है, मतलब तीसरा सही होगा। अब दूसरा देखना है, ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स जो सैंड ड्यून्स होते हैं इनके बारे में बताइए। अलाइन परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, यस, ये बिल्कुल सही है। जो ट्रांसवर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं कुछ। यहाँ पे अगर ये रेत का टीला हो गया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ये हो गया ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरीके से अगर विंड आ रहा है यहाँ पे, तो जो ये यहाँ पे कौन से, ये जो है ना, ये अगर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स हैं। ये ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, दे आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ विंड। तो दूसरा इसीलिए सही हो जाएगा। ओके, लॉन्गिट्यूडनल है यार। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल में फॉर्म्ड बाय द सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। थोड़े थोड़े होते हैं, धीरे धीरे लकी जैसे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, ऐसे लकी।
ठीक है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हवा बह रही है यहाँ पे, बहुत धीरे धीरे हवा बह रही है, इसीलिए क्या है एकदम धीरे धीरे, एकदम छोटे छोटे लकीर से होते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। बस सबसे इंपॉर्टेंट होता है बारचंस। बारचंस का जो पॉइंट होता है, जो डायरेक्शन होता है, जो विंग्स होता है, वो कहाँ पे होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 75th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर, है ना। ऐसे कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं जो कि किससे बने हैं, नदी से बने हैं। ठीक है, पहला है अनपेड रिवर टेरिस आर फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ स्लो अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। जहाँ पे क्या होता है, जो ज़मीन धीरे धीरे अपलिफ्ट करता है ना, वहाँ पे अनपेड रिवर टेरिस बनते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। मेंडर्स कैन नॉट बी फाउंड इन हार्ड रॉक्स, बिल्कुल गलत। यहाँ पे बोल रहे हैं ना यार कैन नॉट, ये एब्सोल्यूट हो गया है वर्ड, मतलब कभी भी नहीं पाए जाएंगे हार्ड वर्क, कहीं कहीं पे तो पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा गलत हटा दिया मैंने दूसरा को, तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या बचा, सी। ये हमसे पूछा क्या है, करेक्ट, सी 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। कैनियंस फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स वेयर एज गॉर्जेस आर फाउंड इन हार्ड रॉक्स, बिल्कुल सही है। जो गॉर्ज होते हैं वो कहाँ पाते हैं, हार्ड रॉक्स में, और जो कैनियंस होते हैं वो पाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स जो होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी का सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि जियोग्राफी के क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। ठीक है, तो कैनियंस, ये एनसीईआरटी की लाइन ही है, कैनियन मतलब जो कि कहाँ से आते हैं, सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं ना, ये सेडिमेंट्री रॉक में बनते हैं कैनियंस। जैसे ग्रैंड कैनियन हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन हो गया। और जो गॉर्जेस होते हैं, ठीक है ना, जो गॉर्जेस होते हैं जहाँ से नदियाँ मिली निकलती है, ये जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हार्ड रॉक में होते हैं, हार्ड रॉक्स में। तभी तो नदियाँ इनको काट नहीं पाती, मुश्किल होता है काटना, काट तो देती है धीरे बहुत समय लगता है। ओके, सो तीसरा सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, सही हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू पूसा डिकम्पोजर, नाम समझ आ रहा है डिकम्पोजर, जो कि रिसेंटली न्यूज़ तक इसको लॉन्च किया गया था रिसेंटली, ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज़ में था, कहाँ पे, अगस्त 2021 में रिसेंटली न्यूज़। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है हमसे, पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही है। एक तरह का पैकेट आता है पूसा डिकम्पोजर के नाम से, उसमें क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें फंजाई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हार्ड स्टबल है, ठीक है ना। इसको लॉन्च क्यों किया, पहले हमें कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है उसके पीछे कारण होता है। कारण ये था कि जो हरियाणा और जो पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होते थे, जो उसको जला देते थे, उसके जलाने के बाद क्या होता था, जो दिल्ली वाला जो एरिया होता था विंटर के समय, उसमें इतना ज़्यादा स्मॉग बनता था, जिससे पॉल्यूशन का लेवल, दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, दिल्ली, उसके लिए कोई नापने का मशीन नहीं, इतना पॉल्यूशन है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका कारण क्या था, कारण था जो स्टबल बर्निंग थे, जो कि हरियाणा और पंजाब के रीजन में थे। इसीलिए क्या करना, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, पूरा पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बोझ आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने के लिए दूसरा एक्सपेंडिचर किया, क्या किया, पूसा डिकम्पोजर लॉन्च किया। उनको बोला कि देखो भाई, ये स्टेबल को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, हमने पूसा डिकम्पोजर बनाया है, इसका इस्तेमाल करो। इसमें क्या है, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन है, किसमें, इस पूसा डिकम्पोजर में। इसमें क्या पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस स्टबल, जो कठोर स्टबल है, उसको क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट एडवर्सली अफेक्ट द रिटेंशन ऑफ माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, है ना। ये गलत है भाई, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता, मतलब जो न्यूट्रिएंट हैं और जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट है, इट हेल्प इन रिटेनिंग द एसेंशियल माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ये क्या करता है, हाँ, ये क्या करता है, ये जो माइक्रोब्स हैं ना, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, हर माइक्रोब ख़राब नहीं होता, डिसीज़ नहीं कस करता, कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और न्यूट्रिएंट को रिटेंशन में हेल्प करेंगे। कौन सा, पूसा डिकम्पोजर, ये तो सही है। लेकिन सबसे बड़ा, हर अच्छी चीज़ का एक क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान ये था क्योंकि वो जलाते थे 2 दिन में ख़त्म हो जाता था, लेकिन इसको जब बनाना पड़ेगा तो ये 20 से 25 दिन लेता है, इसका ये नुकसान है, ठीक है। सो द विंडो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू वर्क इज़ 10 days, गलत है, ये 20 to 25 days है। ओके, उसे ये क्या है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 2, करेक्ट हमसे पूछा है ना। अच्छा, ये सॉरी, मैंने दूसरा वाला को भी सही कर दिया। एडवर्सली अफेक्ट रिटेंशन एंड माइक्रोब एंड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, नहीं, इट नॉट एडवर्सली अफेक्ट, इट इंक्रीज इट एनहांस द रिटेनिंग कैपेसिटी, इट हेल्प्स बाय रिटेनिंग, ये हेल्प करता है, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, हमसे सही पूछा है 1 ओनली, दैट इज ए। 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रोल ऑफ
रिलीफ फीचर ऑफ अ प्लेस इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। जो रिलीफ फीचर का क्या महत्व है एक क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में, ये हमसे पूछा गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एरिया। बिल्कुल सही है। जो हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ की वजह से अब हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक तरह का टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं। अगर हिमालयाज़ नहीं होते, जो चाइना जितना ठंडा है उतना भी हमारा ठंडा होता, जो तिब्बत इतना जमा हुआ है हमारा देश भी जमा हुआ होता। ठीक है, कुछ खेती नहीं हो पाती यहाँ पे। सो माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, mountain that lies in the path of rain bearing winds cause precipitation in the leeward side of the mountain, not in the क्या बोलेंगे, कौन से साइड में ये बारिश करता है, लीवर्ड साइड बोल रहा नहीं, नॉट इन लीवर्ड साइड, इन द विंडवर्ड साइड। इन द विच साइड, इन विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड मतलब जहाँ से विंड बह रहा है, जहाँ से विंड बह रहा है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, और जहाँ से विंड नहीं, जहाँ विंड नहीं बह पाता उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो देखो, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स टकराता कौन है, जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे टकराया उसी साइड बारिश होती है, उसके अपोजिट साइड बारिश नहीं होती है। ठीक है, उसके अपोजिट होता है ड्राई रीजन होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि जो बादल है सारे पानी गिरा दिए इस साइड, उस साइड पहुँच ही नहीं पाए, उस साइड हो जाता है ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडवर्ड साइड जो होते हैं, जो जिस साइड से विंड बह रहा है उस साइड में बारिश होती है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोलता क्या है, ये बोल रहा है कि बारिश होती है लीवर्ड साइड में, गलत। बारिश होती है विंडवर्ड साइड में। बारिश कहाँ होती है, विंडवर्ड साइड में। तीसरा स्टेटमेंट, द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई व्हेन दे आर इंपैक्टेड बाय रेन बेरिंग माउंटेन। बिल्कुल सही है, अभी तो बोला हमने। रुक जाओ, अरे विंडवर्ड बोला यार, अच्छा सॉरी। तो विंडवर्ड साइड में तो बारिश होती है ना, लीवर्ड साइड ड्राई होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब दूसरा तीसरा स्टेटमेंट इंटरचेंज हो गया है। हमसे इनका पूछा है, दूसरा तीसरा दोनों गलत हो गया है, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। 78, consider the following statements with reference to difference between tropical and extra tropical cyclones। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हमसे पूछा है, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। पहला, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कवर अ लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो होते हैं ना वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल है कुछ है, जैसे कि इंडियन ओशन रीजन हो गया, मतलब जो अपने पास बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन में कुछ रीजन यहाँ पे पाए थे, बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल पूरा यूरोप के अंदर। ठीक है ना, ओके। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी, वेयर एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सी ओनली। बिल्कुल सही है। तीसरा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये भी बिल्कुल सही है। कुछ ना बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलेंगे। ठीक है ना, ये वेस्ट से ईस्ट जाता है, जैसे कि हमने देखा है बहुत बार, ये जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है कौन सा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जो कि यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और जो अपने पास हुदहुद हो गया, फाइलिन हो गया, सब क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं। ईस्ट मतलब जो अंडमान एंड निकोबार साइड से, वेस्ट मतलब जो तमिलनाडु कोस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 and 3, डी ऑप्शन। विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू इग्नियस रॉक कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इग्नियस रॉक की बात करो। इग्नियस रॉक कैसे रॉक, ऐसे रॉक जो कि कैसे बने, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बने। पहला स्टेटमेंट तो यही बोल रहा लग रहा है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, ये तो मैंने बोला था। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, द टेक्सचर ऑफ दिस रॉक्स डिपेंड ऑन द रेट एंड डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। 79th क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सही है। जो टेक्सचर है वो इस पर डिपेंड करता ही करता है। अगर सडन कूलिंग हो गई, ठीक है ना, रेट की बात करते हैं। सडन कूलिंग, तुरंत क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो क्या होगा, स्मॉल रॉक्स बनेंगे, और कैसे बनेंगे, स्मूथ बनेंगे। ठीक है, अगर सडन कूलिंग हुई तो, है ना। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर कूल हुआ तो क्या होते हैं, ये वेरी लार्ज होंगे। ठीक है ना, डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में कूल होते क्या हो जाएंगे, जो इग्नियस रॉक होंगे कैसे होंगे, लार्ज होंगे। कैसे होंगे, लार्ज होंगे, है ना। तो इसीलिए डिपेंड करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन पे, क्या टेक्सचर। तीसरा, पेगमेटाइट एंड डियोराइट्स आर एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, बिल्कुल सी है। पेगमेटाइट और डियोराइट क्या है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू शैडो जोन्स
ऑफ सेस्मिक वेव्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शैडो जोन्स की बात करनी है अपने को, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है शैडो जोन इज एन एरिया ऑन अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट ऑफ सेस्मिक वेव आर लार्जली डिस्ट्रक्टिव। गलत है। शैडो जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं अर्थ के अंदर जहाँ पे सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक नहीं बताता। ओके, पहला गलत हो गया, हमसे पूछा है करेक्ट, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, तीनों तीसरा दोनों में है तो तीसरा सही ही होगा। सेकेंड, पी वेव आर नॉट डिटेक्टेड बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर एंड इट कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड आउटर कोर। गलत है। आउटर कोर लिक्विड नहीं होता है, आउटर कोर सॉलिड होता है, ठीक है। आउटर कोर क्या होता है? सॉलिड होता है। यार कितना बड़ा गलती बोल दिया, सॉरी, आउटर कोर लिक्विड ही होता है, बट क्योंकि जब ये पास करते हैं लिक्विड आउटर कोर से, ये लिक्विड हो गया आउटर कोर, ये सॉलिड हो गया, जब ये पास करते हैं तो क्या होते हैं? रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, है ना। इट कैन नॉट बी पास लिखा है, इट कैन पास थ्रू द लिक्विड आउटर कोर बट इट इज़ रिफ्लेक्टेड। ओके, तो उसी दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, दैट इज़ बी ऑप्शन 3 ओनली इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ड, बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है पहले तो देखते हैं, ठीक है ना। तो बोल्ड स्टैंड्स फॉर Boembo Oasis on land in drought। Bamboo Oasis on land in drought, ठीक है। और ये अगस्त 2021 के अंदर न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट aims to create bamboo based green patches to divert attention of elephants। ये गलत है। ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था टू रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड। ओके, इसको बनाया गया था टू रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इट वॉज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड द इंडियन आर्मी। यहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के साथ इसको लॉन्च किया गया था, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। हमसे इनका पूछा है, पहला दूसरा तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिया हमने। तीसरा, द इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च एज पार्ट ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन खादी बैम्बो फेस्टिवल टू सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल सही है, इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? 75th ईयर, मतलब जो आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके अंडर, है ना, खादी बैम्बो फेस्टिवल में इसको लॉन्च किया गया था। तो इनका पूछा है 1 और 2, सी आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू ओशनिक सर्कुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओशनिक सर्कुलेशन की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। पहला, वार्म करंट्स यूजुअली ऑकर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिड लैटिट्यूड्स। ये बिल्कुल सही है ना। जो लो लैटिट्यूड्स होते हैं और मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, इस एरिया में जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट, ये वाले कोस्ट यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वार्म करंट्स। और जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं वहाँ पाए जाते हैं कोल्ड करंट्स, ठीक है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कोल्ड करंट ऑकर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन हायर लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हायर लैटिट्यूड में क्या पाए जाते हैं? हायर लैटिट्यूड में वार्म करंट्स पाए जाते हैं। तो ये गलत हो गया। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो
मिड लैटिट्यूड या फिर लोअर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। ओके। तीसरा, मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। जब मिक्सिंग होती है तो क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेनिश होता है ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। बिल्कुल सी है, जो कि कब होता है, कोस्ट ऑफ चिली में, ठीक है ना। और इसीलिए तो जो गल्फ स्ट्रीम जो है, जब क्या जो मतलब जो रीजन है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन होता है वो अच्छा फिशिंग रोड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होती है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है 1 and 3 ओनली, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स के लिए हमसे कुछ पूछा गया है। दे आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट ओनली। ये जो वर्ड होते हैं ना ओनली वाले, यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है। ओनली, ऑलवेज, ऑल एंड एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं जो कि थोड़े गलत हो सकते हैं, यहाँ पे गलत ही है। ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कन्वर्जेंस, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से तो बनते ही बनते हैं, कॉन्टिनेंटल से ही बन सकते हैं। पहला गलत हो गया, तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है तो हमने 1 को एलिमिनेट कर दिया, तो बी और सी हो सकता है। यहाँ पे दोनों 2 हैं, तो यहाँ पे दूसरा तो करेक्ट ही होगा। थर्ड, एटलस माउंटेन फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। एटलस कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में नहीं, एटलस कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 2 ओनली। उसके बाद बात करते हैं 84 नंबर की क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। पहला है अ लेक विथ सरफेस टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। यार साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं, ओशियन सरफेस में बनते हैं, लार्ज सी सरफेस में बनते हैं। तो यहाँ पे लेक कहाँ पे, लेक पे साइक्लोन नहीं बनते। पहला गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है। तीसरा, दोनों में तीसरा सही होगा। एब्सेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स ना, हमको क्या चाहिए, कोरियलिस फोर्स की ज़रूरत है टू फॉर्म साइक्लोन्स, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा घटा दिया मैंने, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 3 and 4 ओनली। अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर है ना, साइक्लोन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा, या और लो प्रेशर और कोरियलिस फोर्स। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। हमसे पूछा क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। प्राइमरी एक्टिविटी की बात करना है, ठीक है। पहला, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर आर इम्पॉर्टेंट रीजन एसोसिएटेड विद पास्टरल नोमैडिज्म इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है। पास्टरिज्म मतलब गाय बैल लेके एक जगह से दूसरे साथ जाते हैं ये, ठीक है, चरवाहे हैं। पहला सही है, तो दूसरा हटा दिया, क्योंकि हमसे गाइड पूछा है। न्यूजीलैंड एंड अर्जेंटीना आर द कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड। बिल्कुल सी है ना, लाइफ स्टॉक यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी इज नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया। बिल्कुल प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में क्या होता है, जहाँ पे पैडी नहीं उगता, वहाँ पे क्या किया जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब क्या समझ रहे हैं, जो कि खुद के खाने के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। पैडी मतलब पैडी तो हर जगह नहीं इस्तेमाल किया जाता इंडिया में, लेकिन कहीं कहीं पे बार्ले, कहीं कहीं पे वीट ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ टाइड। पहला है सन एंड मून ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही है, इसकी वजह से टाइड्स होते हैं। सेकेंड है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ रोटेशन, ये भी सही है, अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़रूरी है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड चेंजेस, ठीक है। तो हमने बोला जो टाइड्स जो बनते हैं, जो लहरें बनती हैं, वो क्यों बनती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ
सन एंड मून, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो हमसे पूछा है करेक्ट 1, 2 एंड 3, डी हो जाएगा, सब सही है इसमें। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कृषि विज्ञान केंद्रास रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कृषि विज्ञान केंद्रास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है, दे आर नॉट अ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किस में था? अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था ये। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर अ पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ये क्या है? ये सही है, दे आर अ पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। सेकेंड, देयर मैंडेट इज कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर थ्रू फ्रंटलाइन ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। दे प्रोड्यूस क्वालिटी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डी स्टेटमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड? रिलीफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सी माउंट, ग्योट्स, सबमरीन कैनियन, माइल्ड मिड ओशियनिक रिजेस। ओके, ग्योट्स क्या होते हैं? ग्योट्स आर फ्लैट टॉप सबमरीन माउंटेन्स। दिस आर व्हाट? दिस आर फ्लैट टॉप सबमरीन माउंटेन्स। ये क्या होते हैं? फ्लैट टॉप सबमर्ज माउंटेन। ऐसे माउंटेन जिनका जो टॉप होता है वही हमसे विजिबल होता है, बाकी जो चीज़ें होती है वो क्या होती है? अंडरग्राउंड होती है, मतलब अंडर वाटर होती है। ओके, तो ग्योट्स यहाँ पे सही है। वाटर ग्योट्स आर दी फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज माउंटेन्स। ओके, आधा सबमर्ज है, जो टॉप है वो क्या है? फ्लैट है, ये हमको दिख रहा है। ओके, एंड सेकेंड इज मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस कैसे रिज होते हैं? अंडर वाटर वॉल्केनोज अलॉन्ग विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, है ना, पानी के अंदर जो वॉल्केनोज, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज जो है, कौन सी रिज? मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज जो होती है, जो कि कैसे होती है? अंडरग्राउंड वॉल्केनोज की फॉर्म में होती है, जो कि क्या होते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, है ना। दिस आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। यहाँ पे क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस। ओके, एंड दिस आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? सही है। और सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं? फाउंड ओनली ऑन दी कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ओनली, ऑलवेज, नेवर, है ना, दिस आर दी एब्सोल्यूट वर्ड्स, जो कि क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो यहाँ पे गलत, मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, यहाँ पे भी गलत ही हैं। ओके, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है सी माउंट्स। व्हाट आर सी माउंट? नॉन वॉल्केनिक ओरिजिन माउंटेन्स विथ पॉइंटेड समिट। ओके, वाटर सी माउंट। सी माउंट क्या होता है? ये तो पहले हमसे ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सी माउंट्स आर दी स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड अंडर वाटर। एक लाइन में बोले तो अंडर वाटर माउंटेन्स, जो कि कैसे बने? वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हैं। ये नॉन वॉल्केनिक बोल रहे थे, साफ गलत है। सी माउंट्स ऐसे वॉल्केनोज होते हैं, ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि वॉल्केनिक इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास चारों स्टेटमेंट। यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। हमसे पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है 2 and 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 89th नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, विद रेफरेंस टू मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्या था? करंट अफेयर्स में था, रिसेंटली सीन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, मालाबार एक्सरसाइज जो कि अगस्त के करंट अफेयर्स में था, अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था। हमसे पूछा गया है कि करेक्ट बताइए, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बताइए। यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा गया है, इस बार इनकरेक्ट पूछा गया। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है, द मालाबार एक्सरसाइज ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज फर्स्ट कमेंस्ड एज अ इंडिया एंड यूएस नेवी एक्सरसाइज इन 1992। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया यूएस के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। एक क्या है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। क्या है? मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द नेवी ऑफ विच कंट्रीज? बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड यूएसए। बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज? इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। जैसे ही पहला स्टेटमेंट सही हुआ, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे हमने 2 एलिमिनेट कर दिए। तो आंसर या फिर ए होगा या फिर डी होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? ए 1 नहीं है। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट द मालाबार एक्सरसाइज एज अ परमानेंट मेंबर 2015। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो ज्वाइन किया था मालाबार एक्सरसाइज को, है ना, जापान ज्वाइन द मालाबार एक्सरसाइज एज अ परमानेंट मेंबर इन 2015 एंड नॉट दी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन नहीं किया 2015 में, जापान ने ज्वाइन किया था। जापान ने क्या को ज्वाइन किया था? जापान ने ज्वाइन किया था
मालाबार एक्सरसाइज को एज अ परमानेंट मेंबर इन 2015 एंड नॉट दी ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा तो दोनों में कॉमन था तो गलत होना ही था। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द एक्सरसाइज हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी सो फार। द एक्सरसाइज हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी सो फार। ये बिल्कुल गलत है यार। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से दूर फिलीपींस, ठीक है ना, कोस्ट ऑफ जापान एंड इन फिलीपींस सी में भी हो गया है, कोस्ट ऑफ जापान में भी हो गया है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बंगाल और अरेबियन सी में ही हुआ है ये जो मालाबार एक्सरसाइज है। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायरेक्ट सोर्स फॉर स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसे कौन से डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है? ड्रिलिंग है, बिल्कुल है। ड्रिलिंग से हम क्या करते हैं, अंदर से चीज़ें निकालते हैं, उसको डायरेक्ट स्टडी करते हैं। मीटराइट्स, नो, दे आर इनडायरेक्ट सोर्सेज। एंड वॉल्केनिक इरप्शन, यस दे आर डायरेक्ट सोर्सेज। सेस्मिक वेव्स कैसे हो गए डायरेक्ट सोर्स? दिस आर इनडायरेक्ट सोर्सेज। सो 1 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज दी। क्या पूछा है हमसे? करेक्ट पूछा है क्या? अच्छा ओके, हमसे पूछा गया है नॉट डायरेक्ट सोर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स 1 and 3 हैं, कौन से नहीं हैं? 2 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 2 and 4 आर नॉट द डायरेक्ट सोर्सेज फॉर स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ मूविंग टू द 91st नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी है। पहला स्टेटमेंट, सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, अपने रिसोर्स को बचा के चलना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यूजिंग रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ को बचा के चलना, दूसरे के लिए लेके चलना, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो पहला सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई दूसरे जो जनरेशन आए उसके लिए भी कुछ बचे, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। बिल्कुल सही है। जो वेलफेयर अप्रोच होता है, जो समाज सेवा का जो अप्रोच है, वो क्या बोलता है कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तभी क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। Third statement, health has been accorded the highest weightage in Human Development Index published by the United Nations Development Program। बिल्कुल गलत है। हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स, तीनों चीज़ों को क्या किया गया है? इक्वल वेटेज दिया गया है। दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3, 3 1/3 वेटेज दिया गया है हेल्थ को, 1/3 वेटेज दिया गया है किसको? एजुकेशन को, और 1/3 वेटेज दिया गया है किसको? एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज को। ये तीनों को बराबर वेटेज दिया गया है ना, हेल्थ को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमसे सही पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा? अरेंज द फॉलोइंग इंडियन ओशन आइलैंड्स नेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इंडियन ओशन आइलैंड्स नेशन को नॉर्थ टू साउथ मेंटेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इस पूरे पेपर में। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ हमको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर में क्या है? मालदीव्स है। फिर मालदीव्स के बाद क्या है अपने पास? साइशिल्स। इसका जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स के बाद साइशिल्स है, साइशिल्स के बाद कोमोरोस है, कोमोरोस के बाद मॉरिशियस है। मॉरिशियस सबसे नीचे है, याद रखना। सबसे ऊपर क्या है? मालदीव, सबसे नीचे क्या है? मॉरिशियस। अब बीच में दोनों हैं। दोनों में कौन है? सबसे ऊपर में आता है साइशिल्स, फिर कोमोरोस। ओके, सबसे नीचे में आता है मॉरिशियस। मॉरिशियस इज द नेशन विच इज सबसे नीचे इन दी इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमसे करेक्ट ही पूछा गया है, नॉर्थ से साउथ तक अरेंज करना है। 93rd नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल हाइड्रोजन मिशन। विच मिशन? नेशनल हाइड्रोजन मिशन रिसेंटली इन न्यूज़। नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करनी है। पहला स्टेटमेंट, द लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोड्यूस अंडर द मिशन विल नाउ बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। ये लिखा गया है ओनली बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन ना। ओनली वाला जो स्टेटमेंट होते हैं, ओनली, ऑल, नेवर, ऑलवेज, ये सारे गलत होने के चांसेस हमेशा रहता है। तो ये वाला गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021-22, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू प्रोड्यूस 100% ऑफ इट्स हाइड्रोजन, नॉट 100%, 75% ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2050। बिल्कुल सही है। तो ये 100% नहीं है, ये 75% को है ना, जो बजट में था 2021-22 के, उसमें यही मेंशन किया गया था कि 75% ऑफ दी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को हम कहाँ से बनाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाएंगे बाय 2050। ये अपने पास टारगेट बनाया गया था। तो यहाँ पे 100 बोला है, ये गलत है। करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नाइदर 1 नॉट 2। नाउ 94th नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करनी है। पहला, मेंटल कन्वेक्शन गिव्स राइज टू सुपर प्लूम्स एंड इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वर्टिकल टेक्टोनिक प्लेट मोशन इन द अर्थ। ये बिल्कुल
गलत है, नॉट वेंटल वर्टिकल, ठीक है ना, ये हॉरिजेंटल प्लेट मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे प्लेट नहीं मूव करते हैं, ठीक है, प्लेट ऐसे मूव नहीं करते हैं, प्लेट ऐसे मूव करते हैं, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड नॉट वर्टिकल। तो पहला गलत हो जाएगा, जब पहला गलत हो जाएगा, हमसे इनका पूछा है तो आंसर या फिर सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, कि दोनों में क्या है, पहला है। नाउ सेकंड, दोनों में कॉमन है तो सेकंड गलत होगा ही होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, लोअर मेंटल कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन बियरिंग सिलिकेट्स इज द सोर्स फॉर मैक्सिमम बेसाल्टिक मैग्मा, ठीक है, ये लोअर मेंटल नहीं है, अपर मेंटल, जो अपर मेंटल है विच इज कंपोज मेनली ऑफ आयरन बियरिंग सिलिकेट इज द सोर्स फॉर मैक्सिमम बेसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, गलत हो गया, तो आंसर क्या है अपने पास, सारे गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1, 2 एंड 3 ऑल दी स्टेटमेंट्स आर गलत। उसके बाद 95th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95th, तो क्या दिया गया हमसे 95th नंबर क्वेश्चन में, ओके, एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमको बताना है कि क्लाइमेट कौन सा है। दिस क्लाइमेट अकर्स in the large continental area in the northern hemisphere between 40 to 70 degree north latitude. Poleward summer temperature lower and winter temperature are extremely low with many location experiencing below freezing point temperature. और एक पॉइंट ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन एंड इट्स वीकनिंग इन समर सेट इन मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड्स इन दिस रीजन, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज गिवन अबव। क्लाइमेट, सो दिस इज कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स, है ना, जहाँ पे क्या मिलता है अपने पास, टेम्परेचर जो होता है 40 to 70 डिग्री होता है, और पोलवर्ड समर टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है, एंड विंटर टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो, ठीक है। सो कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, कोल्ड क्लाइमेट विथ विच टाइप ऑफ विंटर, ड्राई विंटर, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपने को फैक्ट्स होते हैं कुछ प्रीलिम्स में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको रिमेंबर करना बहुत जरूरी होता है। सो कोल्ड क्लाइमेट विथ व्हाट, कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। नाउ 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेवल ऑफ ओशियन वाटर इज हायर नियर द इक्वेटर देन इन मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जो लेवल ऑफ ओशियन होता है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पुल होता है मून का वो ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वाटर भी ज़्यादा होते हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, द ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू द अर्थ एटमॉस्फेरिक पैटर्न, बिल्कुल सही है। ओशियनिक सर्कुलेशन जो होते हैं, ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न अर्थ के सर्कुलेशन पैटर्न को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, ओके। सो ये दोनों सही है, फैक्ट्स होते हैं कुछ, जियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, और फैक्ट्स होते हैं एनसीईआरटी से, ओके। 97 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू ग्लेशियल लैंडफॉर्म। पहला स्टेटमेंट हमसे पूछा गया, इनमें से जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है, इट इज़ अ स्मूथ ओवल शेप रिज लाइक फीचर कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टाइल्स, मेनली ऑफ ग्लेशियल टाइल्स, ये इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ग्लेशियल टाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ लैंडफॉर्म आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, बिल्कुल सी, ये पैरेलल एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक्स डेब्रिस बीनीथ हैवीली लोडेड आइस थ्रू फिशर्स इन ग्लेशियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो ये क्या है, डम्बलिंग्स हैं, ठीक है। डम्बलिंग्स में याद रखना, कहीं पे भी पैरेलल आइस मूवमेंट की बात हो ना, कहीं पे भी पैरेलल आइस मूवमेंट की बात हो ना, कहीं भी पैरेलल आइस मूवमेंट की बात हो, तो वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो डम्बलिंग्स हो सकते हैं। सो डम्बलिंग्स आर व्हाट, डम्बलिंग्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म विच आर, सॉरी, दीस आर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द पैरेलल आइस मूवमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि ये मोरेंस क्यों नहीं होंगे। मोरेंस के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये होता है कि मोरेंस क्या होते हैं, मोरेंस आर व्हाट, अगर मोरेंस के लिए आया तो मोरेंस आर व्हाट, दिस आर लॉन्ग रीजेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टाइल्स, टर्मिनल मोरेंस आर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। एस्कर्स के लिए होते हैं बोल्डर्स एंड ब्लॉक, ठीक है ना, कहीं पे भी बोल्डर्स और ब्लॉक आ जाए, बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स आ जाए तो वो क्या होते हैं, एस्कर्स होते हैं। पैरेलल आइस मूवमेंट की बात हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो डम्बलिंग्स होते हैं। एंड आउट वॉश प्लेन कैसे होते हैं, ये प्लेन्स दे आर फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ ग्लेशियल माउंटेन्स, okay, they are formed at the foothills of glacial mountain, foothills of glacial mountains, foothills of glacial mountains। मोरेंस की बात करते हैं, मोरेंस आर व्हाट, दिस आर लॉन्ग रिज ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टाइल्स, है ना, ये क्या होते हैं, ग्लेशियल टाइल के डिपॉजिट होते हैं मोरेंस, ये इंपॉर्टेंट है यार। दिस आर डिपोजिशन, दिस आर व्हाट, दिस आर लॉन्ग रिजिड्स डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टाइल, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टाइल्स, ठीक है, डम्बलिंग्स। नाउ 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू नैनो यूरिया लिक्विड रिसेंटली न्यूज़, ये भी करंट अफेयर्स में था,
अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था ये वाला, नैनो यूरिया लिक्विड रिसेंटली न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल विच हैव लेस सरफेस एरिया, ना लेस नहीं हाई सरफेस एरिया, कि जितने छोटे होंगे वो सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट्स अपटेक एफिशिएंसी इज लेसर देन दैट ऑफ कन्वेक्शनल यूरिया। अरे कन्वेंशनल यूरिया से अगर कम होता तो इस पर इस्तेमाल ही क्यों करते भाई, ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सही हो सकता है। इनकरेक्ट हो गया दूसरा स्टेटमेंट। थर्ड, इट इज़ अ सेफ फॉर राइजोस्फीयर ऑर्गेनिज्म एट द रिकमेंडेड लेवल ऑफ एप्लीकेशन। ये सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है, इसीलिए तो इसे इस्तेमाल करते हैं। इनकट हमसे पूछा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 99th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम अंकारा टू दिल्ली ओवर लैंड विथ व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। इसको समझ लेना हमेशा, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अंकारा कहाँ है, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ व्हाट, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की के कैपिटल से हमको कहाँ तक पहुँचना है, टर्की कैपिटल से हमको इंडिया का कैपिटल दिल्ली, ठीक है। टर्की से हमसे, टर्की कहाँ है, अंकारा के अंदर। ओके, तो चलिए बात करते हैं। दो पॉसिबल रूट्स हैं, दोनों में क्या हो सकता है, 4 कंट्रीज है। जैसे कि टर्की से हम आ सकते हैं ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया, ये 4 कंट्रीज हो सकते हैं। या फिर टर्की से ईरान आ सकते हैं, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, ये 4 कंट्री यहाँ भी हैं। सो इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन वी हैव 4 कंट्रीज इन बोथ रूट, ठीक है। तो दोनों रूट हो सकता है, टर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से दिल्ली मतलब इंडिया, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, टर्की टू ईरान, ईरान टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। ये 4 रूट्स हैं दोनों में, और यहाँ पे इंक्लूडिंग दी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, आंसर हो जाएगा ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फिनोमिना ऑफ रेन। पहला, इट फॉल्स फ्रॉम द कूलर अल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल सी है। जो कूलर अल्टीट्यूड्स होते हैं ऊपर में, उससे नीचे आते आते इसीलिए गर्म होते जाता है, इसीलिए जो बादल होते हैं वो टूट जाते हैं और पानी के फॉर्म में गिर जाते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द ग्राउंड शुड बी 100% फॉर रेनफॉल टू अकर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, शुड भी बोल रहा है मतलब ये ज़रूरी है बोल रहा है, चाह रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% भी ना हो तब भी बारिश हो सकती है। कंडीशंस आर, बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं। सो ना थर्ड स्टेटमेंट, दी सीरस क्लाउड प्रोड्यूस टोरेंशियल रेन। नहीं, सीरस क्लाउड टोरेंशियल रेन प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये रेन करने के कैपेबल ही नहीं है, इतना ऊपर होते हैं कि इसमें रेन नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया, हमसे करेक्ट पूछा है 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।